लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने कहा है कि भारत और चीन दो सहस्त्राब्दियों से भाषाओं के आपसी अध्ययन और विचारों के संवाद का साझा विरासत रखते हैं। दोराईस्वामी हाल ही में चीन के राजदूत बने हैं। उन्होंने बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में दिए गए व्याख्यान में मौर्य काल से आधुनिक युग तक दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच ज्ञान, दर्शन, कला, प्रौद्योगिकी और नवाचार के आदान प्रदान पर बात की। उन्होंने कहा है कि ये संवाद दोनों समाजों को समृद्ध करता रहा है और आज के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के दौर में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। राजदूत ने भारत में हो रहे बदलावों और लोगों के बीच गहरी समझ बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बाद में उनका छात्रों के साथ इंटरेक्टिव सत्र भी हुआ। भारत नेपाल सीमा विवाद पर अब नेपाल का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। भारत दौरे पर आए नेपाल की विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल भारत के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के जरिए ही सीमा विवाद का समाधान चाहता है। खनाल ने भारत को एक बड़ी आर्थिक और तकनीकी शक्ति बताते हुए कहा कि नेपाल भारत को किसी भी मायने में विरोधी नहीं मानता है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों का समाधान खुले मन और तथ्यों के आधार पर बातचीत से निकाला जा सकता है। दिल्ली में भारत इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन की 8वीं बैठक हुई, जिसमें इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई है। सुगियोनो ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि यह बैठक सफल होगी और इसके कई सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने नई दिल्ली में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और शानदार मेहमान नवाजी के लिए भारत का आभार भी व्यक्त किया। जर्मनी की प्रमुख सार्वजनिक परिवहन कंपनी राइनबान फेजी ने कर्नाटक के सरकारी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के 5 छात्रों को सितंबर 2026 से शुरू होने वाले अपने दोहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना है। दुसेल डार्फ की इस कंपनी ने इन छात्रों को इंटेंट लेटर जारी किए हैं, जिन्हें कर्नाटक के स्किल डेवलपमेंट मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने विकास सौधा के एक समारोह के दौरान सौंपा। यह पहल कर्नाटक और जर्मनी के बीच स्किल्ड माइग्रेशन कॉरिडोर बनाने की दिशा में पहला कदम है, जहां छात्रों को कक्षा अध्ययन के साथ पेड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मिलेंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बावजूद रूस में आर्थिक गतिविधियां जारी है। यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन हमलों ने सेंट पीटर्सबर्ग के नौसैनिक सुविधाओं और तेल टर्मिनलों को निशाना बनाया, लेकिन आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अपना कार्यक्रम नहीं रोका और सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुई। मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय हमले हुए, फिर भी लोकेश ने निवेशकों के साथ की गई प्रतिबद्धताएं निभाते हुए फोरम में भाग लिया, जहां उन्होंने अमरावती और विशाखापट्टनम के एआई डेटा सेंटर को रूसी कंपनियों के लिए निवेश का केंद्र बताते हुए सहयोग की अपील की। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तेलंगाना के 28 साल के युवक अंशुल कुंचा की संदिग्ध फर्जी पिज्जा डिलीवरी ऑर्डर के चक्कर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात 2 अज्ञात हमलावरों ने सुनसान जगह पर उन्हें सिर पर गोली मारी, जहां कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अंशुल एमबीए की पढ़ाई के लिए 2023 में अमेरिका गए थे और पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी करते थे। परिवार का आरोप है कि यह हत्या की साजिश थी। भारतीय वाणिज्य दूतावास अब शव स्वदेश लाने में मदद कर रहा है। दुबई से शुरू होकर असम के तेजपुर की प्रसिद्ध लीची अब वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बना रही है। तेजपुर लीची महोत्सव के दौरान आयोजकों ने घोषणा की कि 1 टन लीची दुबई निर्यात की जाएगी, जबकि दूसरे शिपमेंट को सिंगापुर भेजा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करीब 100 पैकेट भी बेचे जा रहे हैं। तेजपुर के जिला आयुक्त आनंद कुमार दास ने बताया कि यह कदम स्थानीय किसानों के लिए नई बाजार खोलने और क्षेत्र की जीआई टैग्ड लीची को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में है। महोत्सव में 50 से ज्यादा प्रदर्शक, किसान और विदेशी खरीदार शामिल हुए, जहां लीची की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। यह असम की कृषि निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। समाचारों में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।